हेलो, हेलो, am I audible? थोड़ा-सा वेट कर जाते हैं, कुछ बच्चे और जुड़ जाए तो हम सेशन को शुरू कर देंगे, ठीक है ना? कुछ बच्चे और जुड़ जाए तो हम सेशन को शुरू कर देंगे। थोड़ा-सा वेट कर जाता है, ठीक है? मैं अभी माइक को म्यूट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। कुछ बच्चे और जुड़ जाए तो हम सेशन को शुरू कर देंगे, ठीक है ना? वैसे स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? एक बार वो भी बता दो, मैं स्क्रीन के ऊपर कुछ राइटिंग कर रहा है, ठीक है? एक बार वो भी बता दो कि स्क्रीन का जो राइटिंग है वो भी विजिबल है, ठीक है? मैंने कुछ राइटिंग किया, ठीक है? कुछ राइटिंग किया मैंने। एक बार बता दो कि जो राइटिंग है, राइटिंग भी सबके पास विजिबल है बराबर से, ठीक है? तो हम शुरू कर देंगे सेशन को, बहुत ही जल्द शुरू कर देंगे। गुड आफ्टरनून। मैंने 1 पीएम से सेशन शुरू करेंगे बताए थे, तो अभी 12:57 पीएम है, तो 3 मिनट और रुक जाते हैं, 3 मिनट्स और रुक जाते हैं, फिर हम सेशन को शुरू कर देंगे, ठीक है? गुड आफ्टरनून। ओके, फाइन, ठीक है। तो 3 मिनट्स और रुक जाते हैं, फिर हम सेशन को शुरू कर देंगे, ठीक है ना? एकदम शॉर्ट में रिवीजन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है? अभी जो मैं बार बार बोलता हूँ कि अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें अपने आप को समय देना। अभी रिवीजन करते टाइम पे जो मैं बार बार बोलता हूँ कि तुम सीएसआई नेट का पीओआई तो तुम भरपूर कर लो। हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, हमने सेवन सेवन असाइनमेंट दिया है। एक एक असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन था, तो सीएसआई नेट के तो क्वेश्चंस सारे पीओआई को करवा दिया है, ठीक है? अभी होते क्या है कि वो तो तुम रिवाइज कर ही रहे हो, साथ में जो ऐसे एनवीएचएम, ऐसे ही गेट, ऐसे ही वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं। 1 मिनट रुको थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ, तो साथ में एनवीएचएम गेट, ऐसे ही जो जो एग्जाम्स का क्वेश्चन होता है वो कभी कभी हमसे छूट जाता है एग्जाम के पहले दिन, मतलब एग्जाम के पहले ये 1 वीक का जो रिवीजन है इसमें, उसी को ही हम करेंगे। सीएसआई नेट का पीओआई को नहीं करेंगे, क्योंकि वो तुम उसको जो तुम मतलब जो मैं बोल रहा हूँ कि सीएसआई नेट का पीओआई वो तो तुम कर ही रहे हो, ठीक है ना? उसके लिए तुम यहाँ पे क्यों टाइम दोगे, ठीक है? तो मैं 1 आवर के अंदर तुम्हें कुछ इनवीएचएम का एंड कुछ गेट का क्वेश्चन हम तुम्हें करवाएंगे, ठीक है? तो एवरीवन एक बार रेडी लिखकर कमेंट कर दो। एवरीवन एक बार रेडी लिखकर कमेंट कर दो। रेडी? रेडी? ओके, फाइन। कौन कौन हो क्लास में एक बार नाम भी देख लेते हैं। चलो, वेरी गुड। ओके,
चलो शुरू कर देते हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी है ये, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने है, इन की तरफ से क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्वेश्चन पहले देखो, अभी देखो कि तुम ये बोल सकते हो कि सर इन का क्वेश्चन जो है हमारे तो सीएसआई नेट में एमएसक्यू पूछते हैं, एमसीक्यू पूछते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन को करो ना तुम, यहाँ पे फिर ऑप्शन तो तुम यदि इसको कर लो, अभी इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू चारों ऑप्शन पे चारों हो जाएगा, दैट्स इट। इज इट क्लियर? क्वेश्चन बहुत सुंदर है, क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को करो, इसके लिए मैं तुम्हें समय देंगे, इसके लिए मैं तुम्हें समय देंगे। यहाँ पे बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 1 है टाइम, तो 1 PM है अभी। इसके लिए समय ले लो तुम 1 5 तक ले लो, ठीक है ना। चलो मैं 6 तक कर देते हैं, 1 6 तक। एवरीवन शुरू कर दो, क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है, एवरीवन शुरू कर दो इसको फटाफट से। 1 6 तक टाइम ले लो, एवरीवन 1 6 तक टाइम ले लो, ठीक है। एवरीवन शुरू कर दो फटाफट से, ठीक है ना। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है इन बीएचएम की तरफ से, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सीएसआई नेट का पीओआई को तुमने प्रैक्टिस कर लो, बहुत बढ़िया। लेकिन साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें एग्जाम के पहले देख कर जाना है जिसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और उसी को ही ढूंढ के मैंने ये आज का सेशन को डिजाइन किया है, ठीक है। एवरीवन इसको कोशिश करो। क्या बोला जा रहा है कि कंसीडर द यूनिट सर्किल, एक यूनिट सर्किल दिया गया, ये एक सर्किल है, ठीक है ना। कोई डिस्क वगैरह ऐसे नहीं है, सर्किल है, राइट। कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, जो हम कॉम्प्लेक्स में करती भी है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे तुम्हारे पास, अभी मैं आगे और नहीं बताएंगे, आगे तुम करो, ठीक है ना। फिर हम जब सोल्यूशन बताएंगे तब तुम्हें पूरा ही बता देंगे। तो अभी तुम करो, अभी तुम समझ लो इसको करने के लिए। एवरीवन फटाफट से, एवरीवन फटाफट से बताओ क्या होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है इनवीएचएम 2023 की तरफ से, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ये जो इंटीग्रल है इसका तुम्हें वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। सीएसआई नेट में इस तरीके से क्वेश्चन जो वैल्यू है उसको ही ऑप्शन में डाल सकता है इस तरीके से, या फिर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट को ट्रिगर करो एंड क्वेश्चन को करो, क्या होगा इसका आंसर, किस तरीके से जाए, क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्या होना चाहिए इसका अप्रोच। एवरीवन, एवरीवन फटाफट से बताओ क्या होना चाहिए इसके अप्रोच। करो सभी, और 2 मिनट है हाथ में। 1 4 हो गया और 2 मिनट है, 1 6 तक टाइम, 1 6 तक टाइम है। 2 मिनट है अभी हाथ में तुम्हारी, जल्दी फटाफट से। अभी तक एक भी आंसर मेरे को नहीं मिला, अभी तक एक भी आंसर मेरे को नहीं मिला। क्या होगा तन्मय बताओ, तन्मय बताओ क्या होगा इसका आंसर। विकास, विकास, तन्मय फटाफट से बताओ। सुजाता, बोलो क्या होगा। नहीं, सुजाता तो क्लास में ही नहीं है। रिया बताओ क्या होगा, पढ़ना बताओ क्या होगा, अमिता बताओ क्या होगा। रुद्रानी क्या होगा इसका आंसर। कर रो कि नहीं कर रो, तो चुपचाप बैठे हो। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मेरे को यहाँ पे चैट बॉक्स में। एवरीवन, 1 5 हो गया टाइम, और 1 मिनट टाइम है हाथ में। ओनली 1 मिनट है हाथ में, मिनट है हाथ में। 1,
रुद्रानी बोल रहा है कि 1 होगा इसका आंसर, बाकी बताओ। तन्मय क्या होगा बेटा? 4/π। ओके ओके, तो रुद्रानी बोल रहे हैं 4/π, अभी आंसर चेंज कर दिया। ओके चलो, बाकी बताओ, बाकी बताओ फटाफट से। 1/6 टाइम हो गया, टाइम ओवर है। 4/π। हाँ बेटा मैंने देख लिया 4/π, अभी बाकी बताओ, बाकी बताओ, बाकी बताओ क्या होगा। सर लास्ट में कैलकुलेशन हो नहीं रहा। अच्छा ठीक है, विकास 4/π, ओके फाइन। चलो सर, और कुछ समय लगेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं 1 मिनट और देते हैं। ठीक है तन्मय, चलो तुम्हारे लिए 1 मिनट और दे देते हैं। ठीक है चलो, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास, ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास, अच्छा थोड़ा सा वेट कर जाते हैं, तन्मय कर रहा है, तन्मय को करने देते हैं। 7 तक करो, ठीक है, 1 7 तक करो। सु, सुजाता बीच में क्लास लीव मत किया करो, ठीक है ना, बीच में क्लास लीव मत किया करो, ठीक है सुजाता। 4/π, ओके फाइन, वेरी गुड। देखो करना कैसे है, देखो तन्मय देखो यहाँ पे यूनिट सर्किल है, वेरी गुड, मतलब यहाँ पे ये जो है मेरे पास यहाँ पे यूनिट सर्किल है, ठीक है ना, सर्किल है, ठीक है, चलो यूनिट सर्किल, वेरी गुड। अच्छा, अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, ओबियसली एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इसी दिशा में जा रहा है, इसी दिशा में, ठीक है, वेरी गुड। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, सी होता है, सी है द पोर्शन, सी बी द पोर्शन ऑफ दिस कार्ड, कौन से कार्ड, इस भाई साहब का, दिस कार्ड दैट लाई इन द लोअर हाफ प्लेन, जो कि लोअर हाफ प्लेन में लाई करता है, वो है सी। अभी मेरे यहाँ पे ये जो सर्किल है, ये जो सर्किल है, इनका लोअर हाफ प्लेन में कौन लाई करता है, ये वाला। तो ये वाला जो है, ये मेरा क्वेश्चन में दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार, ये जो लोअर हाफ में जो लाई करता है, या पे इसको एरो दे दो, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है ये एरो हमारी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सुंदर कर देते हैं, सुंदर करके इसको सुंदर सा शेप देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये जो लोअर हाफ में जो है, ये मेरे पास है सी, सी है, सी इज द पोर्शन जो कि लोअर हाफ प्लेन में है। और सी ओबियसली, सी जो है देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, दैट मीन्स ये शुरू हो रहा है -1 से 1, क्योंकि ये जो है ये तो मॉड जेड इक्वल्स टू 1, इनका ही एक पार्ट है बस, चीजें को समझो, इनका ही तो एक पार्ट है। इज इट क्लियर? दैट मीन्स अभी यहाँ पे तुम्हें इसी सी के ऊपर ये जो इंटीग्रल है इसको तुम्हें निकालना है, इसी सी के ऊपर तुम्हें ये इंटीग्रल का वैल्यू निकलना हो, यू हैव टू फाइंड। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो ग्रीन से जो है, ये भाई साहब तुम्हारे पास है सी, राइट। अच्छा, अभी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रल cos π/2 जेड, इसका तुम्हें वैल्यू निकालना है। किसके ऊपर निकालना है सर? ग्रीन वाला जो जगह है इसके ऊपर निकालना, राइट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये होता है हमारे कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन, इसी को ही बोला जाता है कि कॉम्प्लेक्स हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे काम करते हैं, राइट। अच्छा, अभी ध्यान से देखिएगा, इसका वैल्यू क्या होगा वही मुझे पता करना है। अभी थोड़ा सा गौर से देखो कि मेरे पास, थोड़ा सा गौर से देखो कि मेरे पास ये जो फंक्शन है, मतलब इंटीग्रैंड जो है, इफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 प्लस जेड कॉस ऑफ π/2 जेड, और ये फंक्शन ऑब्वियसली मेरे पास एक एनालिटिक फंक्शन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, ये मेरा एनालिटिक फंक्शन है पूरे सी में, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, पूरे सी में ये एनालिटिक फंक्शन है। अभी थोड़ा सा याद करो, मेरे पास ये जो है, जो कंटूर दे रखा सी के नाम से,
ये यदि मेरा क्लोज्ड कंटूर होते, ध्यान दो क्या होते, काश ऐसे हो जाते। ठीक है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही मेरा सोल्यूशन है, मैं बस ये तुम्हें सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में किस तरीके से सोचना है तुम्हें। बेटा सोल्यूशन देखने के बाद हर कोई प्रॉब्लम ही आसान लगता है, सोल्यूशन तक पहुंचना ही होता है तुम्हारे मेन चैलेंज, मतलब चैलेंजिंग टास्क। मैं ये बोलते हैं कि भाई क्या होते, मेरे पास सी तो मेरा क्लोज नहीं है, यहाँ से शुरू होके ये भाई साहब यहाँ तक जाया, मतलब जाके रुक गया, ये तो क्लोज तो नहीं हुआ। अभी काश ये क्लोज्ड हो जाते, काश ये क्लोज्ड हो जाते ऑन क्लोज्ड कंटूर बाय फंडामेंटल कॉशी फंडामेंटल से ऑन क्लोज्ड कंटूर एफ ऑफ जे, यदि कोई एनालिटिक फंक्शन हो जाए, एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑन क्लोज्ड कंटूर ऑलवेज होता है जीरो। काश ये क्लोज्ड हो जाते तो बात यहाँ पे मेरा खत्म हो जाती, लेकिन भाई साहब यहाँ पे क्लोज्ड है नहीं, सी यहाँ पे क्लोज्ड है नहीं, ये मेरा सी है, ये मेरा सी है। मैं क्या करेंगे, काश ऐसे होते, तो काश ऐसे होते इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, बन गया मेरा क्लोज्ड। तो इसको मैंने नाम दिया पी। ठीक है ना, तो मेरे पास अभी मैं एक कंटूर डिसाइड कर रहा है कि डी इक्वल्स टू सी यूनियन पी। अभी मेरे पास डी बन गया क्लोज्ड कंटूर। ठीक है, डी मेरा बन गया क्लोज्ड कंटूर। अच्छा ओबियसली यहाँ पे तुम एक बार ध्यान दो कि ये मेरे पास दोनों पॉइंट को एक बार याद रखना, ठीक है ना, -1 से 1। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा था कि काश ऐसे होते तो ये जीरो होते, तो मेरे पास एक क्लोज्ड कंटूर तो मिल गया कि भाई क्लोज्ड कंटूर मेरे पास ये है। दैट मीन्स मेरे पास, मैं यदि अभी चर्चा करें डी एफ ऑफ जेड, डी एफ ऑफ जेड, बेटा मैंने क्या पकड़ लिया था कि सर एफ ऑफ जेड आपने पकड़ लिया था 1 + जेड कॉस ऑफ π/2 जेड, ये आपने पकड़ लिया था। तो ये dz इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स क्योंकि ये क्लोज्ड कंटूर है और ये भाई साहब एनालिटिक है, बाय कॉशी फंडामेंटल ये मेरे पास हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक, क्या ये सबको क्लियर है? फटाफट से बताइएगा क्या ये सबको क्लियर है? अभी ध्यान से देखिएगा, अभी ध्यान से देखिएगा। यस, ओके चलो फाइन, सी सी ओके। चलो तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये जो डी है, डी अल्टीमेटली है क्या, सी प्लस पी, वही तो है ना, सी पहले सी फिर पी, इन दोनों करके मेरे पास आया है, राइट, वेरी गुड। तो यहाँ पे सी मेरे पास है, तो सी में 1 + जेड π/2 जेड डी जेड प्लस यहाँ पे पी। अच्छा पी मतलब क्या है, पी यहाँ पे क्या है, 1 से -1। ठीक है ना, मैं सुविधा के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, बेटा देखो ध्यान से देखो, -1 से 1 करेंगे, ठीक है ना। अच्छा dz इक्वल्स टू जीरो। तुम यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर अल्टीमेटली होना चाहिए था 1 से -1, क्योंकि हम तो डायरेक्शन को तो चेंज कर दिया यहाँ पे, हमने अभी -1 से 1 लिख दिया इंटीग्रेशन में, बिल्कुल सही पकड़े तुम। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम लास्ट में अंत में आके एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो तुम बोलो कि सर यहाँ पे ही हम कर देते 1 से 1, हाँ वो तुम कर सकते हो। एक्चुअल में क्या है कि हम बचपन से इंटीग्रेशन जब सीखे हुए आ रहे हैं तो लोअर लिमिट को एज ए लोअर ही हम ट्रीट करते हैं, इसीलिए 1 से -1 देने में खुद मतलब खुद ही एक अंदर से एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आता है। इसलिए मैंने 1 से -1 करके करेंगे और अंत में जाके क्या करेंगे, डायरेक्शन का मीनिंग सेम रखने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, मेरा काम बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्शन 1 से -1, डायरेक्शन 1 से -1 है, लेकिन मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख दिया -1 से 1। चीजें क्लियर है, क्योंकि थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता हूँ मैं, कंफर्टेबल फील करता हूँ कि बचपन से छोटा से बड़ा करके आए हैं ना, लोअर लिमिट को लोअर लिमिट ट्रीट किया, अपर लिमिट को अपर लिमिट। अभी अपर लोअर यदि
मतलब मीनिंग चेंज हो जाए तो चीजें थोड़ा सा अंदर से अनकंफर्टेबल फीलिंग आता है, इसलिए मैंने लिखा। तुम चाहो तो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है ना, हर एक व्यक्ति का अलग अलग कंफर्ट जोन होता है। ठीक है, चलो तो मेरे पास ये निकालना का मतलब निकालने का टारगेट था, इसके बदले में मैं इसको निकाल लेंगे, बात मेरा बन जाएगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? चलो वेरी गुड। तो यहाँ पे मेरे पास इसका वैल्यू हो जाएगा सी 1 + z cos π/2z dz इक्वल्स टू मेरे पास मिल गया माइनस, यहाँ पे -1 से 1, इसको मैंने यहाँ पे लेके गया। ठीक है, तो 1 + z cos ऑफ π/2z dz। एक काम करो बेटा, तुम्हें यहाँ पे ये जो -1 से 1 ये तो तुम्हारे पास रियल लाइन ही है, तो रियल लाइन पे तुम क्यों z लिख रहे हो? तुम यहाँ पे x लिख दो ना, एक्स लिख दो ना, तुम्हें भी खुशी होगा, हमें भी खुशी होगा करने में। ठीक है, एक्स लिख दो। अच्छा, अभी गलती से भी ये मत बोलना सर हमने माइनस तो सामने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन हमें अंत में जाके माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, ऐसे नहीं है बेटा। अभी तक हमने डायरेक्शन उल्टा ही करके चल रहे हैं। मैंने इसको यहाँ पे लेके गया तो इक्वेशन के फॉर्मूला के हिसाब से, इक्वेशन के रूल के हिसाब से यहाँ पे माइनस हुआ, ना ही मेरा डायरेक्शन के हिसाब से। अंत में जाके मेरे को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ये भूलना नहीं है, यदि तुम मेरे जैसे कंफर्ट जोन में जाके काम करना पसंद करते हो। बाकी तुम्हें यदि यहाँ पे शुरू से ही माइनस करके तुम काम करो तो फिर तो बहुत बढ़िया। ठीक है ना, चलो डायरेक्शन हमें मीनिंग सेम रखना है। अभी इसका जो है सिंपल सा क्लास 11 का इंटीग्रेशन बाई पार्ट से कर दो, बाई पार्ट से कर दो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बाई पार्ट से जब करोगे माइनस को सामने ऐसे रखो, यहाँ पे 1 + x, तो यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन पकड़ लो, cos x को कर दो 2/π, cos x को कर दो साइन π/2x, माइनस यहाँ पे जब तुम करोगी 2/π, cos को कर दो यहाँ से साइन π/2x, अभी इसको जब करोगे 2/π² कर दो एंड माइनस कर दो प्लस cos π/2x। ठीक है ना, जस्ट हमने क्लास 11 का बाई पार्ट्स यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे बैठा दो, जब तुम 1 बैठाओगे तब ये क्या होगा तुम्हारे पास, माइनस करके यहाँ पे जब तुम 1 बैठाओगे 2 × 2/π साइन π/2 प्लस यहाँ पे जब तुम 1 बैठाओगे cos π/2 0, फिर जब -1 बैठाओगे ये भाई साहब 0, -1 बैठाओगे फिर से 0, तो दैट मीन तुम्हारे पास ये मिल गया, यानी कि तुम्हारे पास मिल गया -4/π। तो तुम्हारे पास ये जो इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू तुम्हारे पास मिल गया -4/π। अभी जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने एक जानबूझ के डायरेक्शन को ऐसे किया, अंत में जाके मेरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 4/π। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/π। इज इट क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाए, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन रिपीट होता है, तो क्या तुम कर पाओगे? डरना नहीं है हमें, हमें काश ऐसे होते, इस ऐसे सोचो ना, इस तरीके से सोचना पड़ेगा तुम्हें कि क्यों मैं उसको ऐड करे, क्योंकि मेरे को ये होने पर तो चीजें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जीरो आ जाते, बाय अप्लाइंग कॉची फंडामेंटल लॉ, तो उसको ही फॉलो करते हैं ना, देखते हैं ना क्या आते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक बार बता दो सर मैं गामा ई रेज टू द पावर आई थीटा करके इंटीग्रेशन किया, इतना कुछ करना नहीं है बेटा। ठीक है ना, इजी सोचो, इजी सोचो, इजी 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 सोचो, हो जाएगा इजी। ठीक है, इस तरीके से सोचो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है ना, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया, ये एनबीएचएम की तरफ से 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें समय में देंगे, अभी टाइम है 119। ठीक है, तो 119 टाइम है, 20 ही पकड़ लो, तो मैं इसके लिए तुम्हें समय देंगे 124 तक टाइम देंगे। ठीक है, 124 तक टाइम। एनबीएचएम 2021 की तरफ से ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एवरीवन बताओ इसको क्या होगा, किस तरीके से करना है इसको, किस तरीके से सोचना है हमें इसको। एवरीवन फटाफट से, एवरीवन फटाफट से करो।
क्लास में हो गया सर, आपने करवाया, हाँ बिल्कुल। देखो, क्लास में तो हो गया, ठीक है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जाम के पहले कुछ चीजें रिवाइज करके जाना पड़ता है, ठीक है ना, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसी में से ये एक है, इसका क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको करो एक बार फिर से कोशिश। एवरीवन फटाफट से, टाइम बहता हुआ जा रहा है, 21 हो गया, ठीक है। 24 तक टाइम है, 124 तक टाइम है। एवरीवन फटाफट से जल्दी, 124 तक टाइम है, जल्दी करो, फटाफट से करो। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, जस्ट क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है तुम्हें एक बार। एवरीवन फर्स्ट, जल्दी 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 करो, जल्दी करो, फटाफट से करो। क्विक। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए चुप कर जाते हैं ताकि तुम क्वेश्चन पे फोकस कर पाओ, ठीक है। चलो, 5/4 तन्मय की तरफ से आंसर आ गया। बाकी बताओ। अच्छा, तन्मय बोल रहे हैं सर -5/4, ओके। क्या होता है देखते हैं, लेट्स सी। पढ़ना 5/4, ओके। 122 हो गया, और 2 मिनट्स तुम्हारे हाथ में है। एवरीवन, सुजाता 5/4, ओके फाइन। अमिता कुछ बोलोगे? अमिता कुछ बोलोगे? रिया कुछ बोलोगे? रुद्रानी? क्या होगा इसका जवाब? और 1 मिनट हाथ में है। 1 मिनट है तुम्हारे हाथ में अभी करने लायक। अच्छा, -5/4, 5/4, क्या दिक्कत हो गया? मतलब साइन का ऐसे दिक्कत क्यों आ रहा है? हम्म। एवरीवन क्विक, जल्दी। 5/4 रिया, ओके। -5/4 आकांक्षा, -5/4 क्या दिक्कत हो गई? एक बार 5/4, एक बार -5/4, मतलब इनमें से कोई तो, मतलब किसी का तो माइनस का समस्या हो रहा है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अभी चेक करते हैं कि क्या होगा। ठीक है, चलो टाइम हो गया, अभी हम शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। चलो, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन प्लॉट किया गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ना, मतलब पावर है, बात है क्वेश्चन में। एकदम एक लाइन का क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है बेटा, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है। चीजें को समझो, ध्यान से देखो। बोला जा रहा है कि तुम्हें क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, तारीफ कितना भी कर लो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे फाइंड द रियल नंबर ए, तुम्हें ए ढूंढना है, एक है ए, जिसके कारण ये जो है इसका वैल्यू पाई के बराबर हो जाए। अभी यहाँ पे तुम्हें मानो CSI नेट में इसी क्वेश्चन में ए का 4 ऑप्शन बनाकर दे दिया, ए के बारे में, ठीक है। अभी किस तरीके से क्वेश्चन को करें, तुम्हें ये ध्यान रखना है बेटा, जो ये जो कंटूर यहाँ पे दे रखा है, क्लोज कंटूर जो भी दे रखा है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस्ड मत किया करो। यदि कर जाओ, मतलब करोगे ना, तो दिक्कत में आ जाओगे तुम। इज इट क्लियर? दिक्कत में आ जाओगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, बाद में हम उसके ऊपर फोकस तो करना ही है वैसे भी, लेकिन बाद में, पहले ही करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे।
तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास ये जो दे रखा है, मैं फिलहाल के लिए इसको ना लिख के सी देंगे, क्योंकि मैं जैसे बताया कि शुरू में मैं इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। शुरू में मैं कॉन्सेप्ट को देखते हैं, बाद में तो करना तो है ही उसके ऊपर फोकस, ठीक है। जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस ए, ये भाई साहब जो है ये इक्वल्स टू पाई है। अभी देखो ये इक्वल्स टू क्या है मुझे नहीं पता, मान लो, जस्ट मान लो ना, मानने में क्या जाते हैं, मान लो ना कि इक्वल्स टू क्या है मुझे नहीं पता, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इज इट क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए तुम क्या करते हो, सर हम कॉशी रेसिड्यू फॉर्मूला, सर हम कॉशी रेसिड्यू फॉर्मूला का याद करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो इसको यूज करने के लिए फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड द सिंगुलरिटीज। तुम्हें पहले सिंगुलरिटीज पता करना है इसका। अभी सिंगुलरिटी मतलब क्या है, यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस ए इक्वल्स टू जीरो, तुम्हारा फर्स्ट टास्क ये है। फर्स्ट टास्क, तुम्हारे फर्स्ट टास्क होता है इसको जीरो करके फाइंड जेड। कौन कौन से जेड के लिए, ये भाई साहब जीरो होता है। दैट मीन्स तुम्हारे पास अभी जेड जो है, जेड का वैल्यू क्या है, जेड इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, मतलब 2a, यानी कि 2a यानी कि तुम्हारे पास एक z1 मिल गया, नाम दे दो अल्फा, अल्फा मिल गया 1 प्लस 1 माइनस 4a अपॉन 2, एक मिल गया बीटा जो कि 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4a बाई 2। अभी ये दोनों पॉइंट पे ये मेरा जीरो होगा। सवाल ये है ये दोनों पॉइंट क्या मेरा दिए गए रीजन के अंदर है। यदि ये मेरा कंप्लीट सी होते तो बात कुछ और हो जाते, लेकिन यहाँ पे एक कंटूर है। अभी इस कंटूर में यदि दोनों ही इसके अंदर आ जाए तो मेरे पास जो है ये दोनों सिंगुलरिटी इसके अंदर आ गया, ठीक है। अभी देख, मैं अभी पहले केस वन, केस पहले पहले केस फर्स्ट केस, केस वन, ठीक है। पहला केस मेरा ये होगा, पहले तो बताओ सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, कोई टेक्निकल इश्यू वगैरह नहीं है ना। सर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज्यादा। बाकी बताओ नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या, मेरे यहाँ पे तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हेलो, कोई नेटवर्क का इश्यू हो रहा है क्या? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। रुद्रानी को नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, एवरीवन नो प्रॉब्लम लिख दो फटाफट से, यदि नहीं हो रहा है तो ऑल ओके, ऑल ओके, फाइन, वेरी गुड। देखो, तो मेरे पास केस वन कि मान लो कि भाई मेरे पास ये जो अल्फा वन, अल्फा एंड बीटा, ये दोनों का दोनों ही मेरे कंटूर के अंदर है, हो सकता है दोनों ही कंटूर के अंदर है। तो इन दैट केस में देखो दोनों पॉइंट पे रेसिड्यू निकालना है। कॉशी रेसिड्यू फॉर्मूला क्या बोलता है कि भाई तुम जितने सारे सिंगुलरिटीज है पोल, उसमें तुम रेसिड्यू निकालो, फिर बाद में ऐड करके 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना, बात बच जाएगा। इज इट क्लियर? तो मानो दोनों ही इसके अंदर है, तो पहले मैं रेसिड्यू निकालेंगे फंक्शन का एट अल्फा पॉइंट। तो अल्फा पॉइंट पे रेसिड्यू जब निकालेंगे, लिमिट जेड टेंड्स टू अल्फा, जेड माइनस अल्फा 1 बाई, यहाँ पे ये जो है इसको मैं दोनों रूट आए थे तो ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। तो मेरे पास अल्टीमेटली मिल जाएगा 1 बाई अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अभी मेरे को रेसिड्यू निकालना है बीटा पॉइंट पे, तो मेरे पास लिमिट जेड टेंस टू बीटा, जेड माइनस बीटा 1 बाई जेड माइनस अल्फा, जेड माइनस बीटा, यानी कि मेरे पास मिल गया 1 बाई
बीटा माइनस अल्फा। अभी रेसिड्यू कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, ये क्या बोलते हैं? सम ऑफ रेसिड्यूज, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा, ये होगा, इसका जो वैल्यू होगा ये होगा मेरा 2 पाई आयोटा इंटू रेसिड्यू ऑफ एट एट अल्फा प्लस रेसिड्यू ऑफ एट एट बीटा। ठीक है, ये होगा। अभी तुम इन दोनों को ऐड करो, तुम्हारे पास 2 पाई आयोटा इंटू ये होगा तुम्हारे पास रेसिड्यू एट अल्फा क्या मिले थे? 1/अल्फा माइनस बीटा, एंड बीटा क्या मिले थे? 1/बीटा माइनस अल्फा। तो माइनस को तुम यदि कॉमन ले लो, तुम्हारे पास अल्फा माइनस बीटा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इसको देखते ही देर किस बात की, कर दो यहाँ पे कैंसिल, तुम्हारे पास मिल गया 0। तो इसका वैल्यू तुम्हारे पास मिल गया 0, लेकिन ये दे रखा है क्वेश्चन में पाई। दैट मीन्स ऐसे घटना कभी नहीं होगा। केस 1 कंप्लीटली इनवैलिड, यहाँ पे इनवैलिड। तो मेरे पास इतना कंफर्मेशन मिल गया। तो केस 1 यदि ये हो गया, केस 1 मेरा कंप्लीटली इनवैलिड हो गया। केस 1 कंप्लीटली इनवैलिड है, कंप्लीटली केस 1 इनवैलिड है। केस 1 मेरा यहाँ पे आएगा ही नहीं, केस 1 आएगा ही नहीं। पहले तो बताओ ये क्लियर है सब? पहले तो बताओ ये क्लियर है सबको? पहले तो बताओ ये क्लियर है? कितना सुंदर सा क्वेश्चन था, कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। पहले ये बताओ क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? एक बार बताइएगा जोर से। ये सर क्लियर है। दूसरा केस कि मान लो दोनों ही इसके अंदर नहीं है। मान लो केस 2 दोनों ही इसके अंदर नहीं है। केस 2 की मेरे पास अल्फा बीटा दोनों ही सी के अंदर नहीं है, कंट्रोल के अंदर नहीं है। तो फिर तो और भी बड़ी बात है। यहाँ पे कॉशी फंडामेंटल थ्योरम से हम कह सकते हैं कि ये जो है, तो इन दैट केस ये मेरे पास एनालिटिक फंक्शन बन जाएगा। तो इन दैट केस एफ ऑफ जेड डीजेड बन जाएगा 0। अगेन ये एक इनवैलिड केस बन गया। तो मेरे पास इतना तो पता लग गया कि भाई मेरे पास अल्फा एंड बीटा में से किसी एक इसके अंदर है। मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन किसी एक इसके अंदर, या तो अल्फा इसके अंदर है या फिर बीटा इसके अंदर है। इज इट क्लियर? किसी एक इसके अंदर, या तो अल्फा है या फिर बीटा है। ठीक है, अच्छा। अभी यदि अल्फा इसके अंदर है, यदि अल्फा इसके अंदर है, इज इट क्लियर? यदि अल्फा इसके अंदर है तो यहाँ पे मेरे पास अभी तुम्हें कंटूर की तरफ नजर देना है। कंटूर मेरे पास था जेड माइनस आई 1 करके, जेड माइनस आई, ठीक है ना, 1 करके। तो ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो तुम इसको आईओटा को सेंटर करके 1 रेडियस का, यानी कि आईओटा मीन्स यहाँ पे ऐसे होगा, है ना, 1 रेडियस का ऐसे। क्लियर? ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम इसको, मतलब आयोटा मीन्स एक्चुअल में है क्या, 0,1 है, ठीक है ना। क्लियर? ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा बाद में इसके ऊपर नजर देते हैं। तो अभी मेरे पास मान लेते हैं कि अल्फा इसके अंदर है। तो अल्फा यदि इसके अंदर है तो बीटा इसके अंदर नहीं है। तो बीटा पॉइंट पे रेसिड्यू निकालना एकदम मानो कि मीनिंगलेस बात हो जाएगा। तो अल्फा पॉइंट पे मेरे पास रेसिड्यू निकल के आ गया, कुछ तो आया था, ये आया था आई थिंक, है ना, ये आया था, ठीक है। अच्छा, तो अभी मेरे पास दैट मीन्स ये जो है, ये मेरे पास बन गया 2 पाई आयोटा इंटू अपॉन 1 माइनस बीटा बाई कॉशी
रेसिड्यू फॉर्मूला। ठीक है, अभी ये दे रखा है इक्वल्स टू पाई बाय गिवन इंफॉर्मेशन। अगेन बाय गिवन इंफॉर्मेशन मेरे पास 2 पाई आयोटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू पाई। तो हम क्या करेंगे, पाई पाई को करेंगे कैंसिल। तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 2i इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं जब बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे तो मेरे पास -4 इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? अच्छा, अल्फा मेरे पास क्या मिले थे सर, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4a बाई 2। बीटा क्या मिले थे, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4a बाई 2। तो जब मैं अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4a, यही मिलेगा मेरे पास। इज इट क्लियर? 1 माइनस 4a यही मिलेगा। तो इनका स्क्वायर दैट मीन्स 1 माइनस 4a स्क्वायर रूट इनका स्क्वायर, यानी कि तुम्हारे पास -4 इक्वल्स टू 1 माइनस 4a। क्लियर? दैट मीन्स तुम्हारे पास मिल गया -5 इक्वल्स टू -4a। दैट मीन्स a इक्वल्स टू मिल गया 5/4। तो a का वैल्यू मेरे पास मिल गया 5/4। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे a का वैल्यू पूछा गया था, तो a का वैल्यू हो जाएगा a इक्वल्स टू 5/4। अभी भी खत्म नहीं हुआ, पहले ये बताओ क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? खत्म नहीं हुआ, अभी भी कुछ बताना बाकी है मेरे को। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार बताइएगा जोर से, ये सर क्लियर है। यहाँ तक सबको क्लियर है? पढ़ना बार बार, क्लास लीव मत किया करो, ठीक है? क्लास लीव मत किया करो, पढ़ना बार बार, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है सबको? फटाफट से बताइएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? आकांक्षा, अनुष्का, तन्मय, सुजाता, विकास, रुद्रानी, रिया, एवरीवन बताओ। पढ़ना, एवरीवन बताओ। और कौन है? सरायना बताओ, एवरीवन बताओ। इज इट क्लियर? या तक क्लियर है या नहीं है, बता दो फटाफट से। या तक क्लियर है या नहीं है, बता दो। खत्म नहीं हुआ, अभी भी कुछ बताना बाकी है। क्या बताना बाकी है सर? सर ये बताना बाकी है कि सर हमने यहाँ पे अल्फा को ले लिया इसके अंदर, क्या होते यदि सर बीटा इसके अंदर होते? हमने तो कंटूर की तरफ नजर दिया ही नहीं, अल्टीमेटली हमने अल्फा को ले लिया इसके अंदर। सर यदि बीटा इसके अंदर होते, क्योंकि हमें तो कंटूर को तरफ नजर नहीं दिया ना, तो कंटूर को मेरे को देखना चाहिए था। इसमें आएगा तुम्हें एक कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट? बेटा मान ही लो कि भाई तुम सही बोल रहे हो, बीटा इसके अंदर है, क्योंकि मेरे को क्या थोड़ी ना पता है कि कौन किसके अंदर है। मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि कौन किसके अंदर है वो तो डिसाइड करके देगा ए। जब मेरे पास ए ही अननोन है तो मैं कैसे इसके ऊपर कमेंट करी? ऐसे ही हवा में कमेंट करेगी? ऐसे तो नहीं होता ना। समझ में आ रहा है? इसी हवा में नहीं कमेंट करेंगे, कॉन्सेप्ट है तभी जाके कमेंट करेंगे। अभी ध्यान से देखिएगा, मान ही लो कि भाई मेरे पास बीटा इसके अंदर है। यदि बीटा है तो अल्फा नहीं है, क्योंकि दोनों तो एक साथ नहीं आ सकते। यदि बीटा है तो अल्फा नहीं है। यदि बीटा आते तो इन दैट केस रेसिड्यू बीटा के केस में बीटा माइनस अल्फा आए थे। एक बार याद करो, एक बार याद करो, बीटा कहाँ चला गया? बीटा के केस में रेसिड्यू बीटा माइनस अल्फा आए थे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कहाँ चला गया मेरा स्क्रीन, कहाँ चला गया? ठीक है, अभी यहाँ पे इस केस में यदि बीटा आते और करके लिखो तो इन दैट केस 2 पाई यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा आ जाते और करके मैं यदि करते। ठीक, अभी इन दैट केस मेरे पास यहाँ पे जो भी होते, इन दैट केस यहाँ पे तुम देखो, अल्टीमेटली मेरे को तो करना था स्क्वायरिंग। तो यहाँ पे यदि बीटा माइनस अल्फा हो भी जाते, नेक्स्ट स्टेज पे तो मेरे को करना है स्क्वायरिंग। तो नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पे आते एक माइनस, यदि बीटा माइनस अल्फा होते आते माइनस, माइनस का स्क्वायर करने पर वो अल्टीमेटली यही आ जाते। इज इट क्लियर? तो तुम अल्फा पकड़ के करो या बीटा पकड़ के करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तुम्हें पता कैसे लगेगा कि कौन किसके अंदर है?
उसके लिए तो ए चाहिए ना, तो ए ही तुम्हारे पास यदि नहीं पता, तुम कैसे करोगे? और तुम यदि कमेंट कर रहे हो दैट मीन्स तुम्हारे पास ए पता है, तो तुम फालतू का क्यों चेक कर रहे हो कि कौन किसके अंदर है? सीधा उसको आंसर बता दो ना कि आंसर है 5/4। तुम्हारे पास यदि तुम यदि कमेंट कर रहे हो कि कौन किसके अंदर है, ये इसके अंदर है या ये इसके अंदर है, तुम यदि कमेंट कर पा रहे हो दैट मीन्स तुम्हारे पास ए पता है। तो ए यदि पता है तो तुम इसके फालतू का टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? कौन किसके अंदर है ये बता के तुम सीधा कमेंट कर दो ना। तुम्हारे पास ये नहीं पता इसलिए तुम यहाँ पे केसेस बना रहे हो। इज इट क्लियर? तो इनमें से कोई भी इसके अंदर यदि आ जाए ना, दोनों में मेरा आंसर 5/4 ही होगा। एवरीवन क्लियर है? मजा आया या नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन यदि पेपर में आए कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? एवरीवन यस, ठीक है। कर लेंगे सर, ओके चलो फाइन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख के मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को चेक करना है, कॉन्सेप्ट को ट्रिगर करना है, ठीक है। एक लाइन का क्वेश्चन लेकिन कितना सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन करो, इन बेजियम की तरफ से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इन बेजियम की तरफ से यहाँ पे ट्रू नॉट ट्रू था। तो 3 नंबर लास्ट ऑप्शन जो है इसको मैंने जस्ट एडिट किया, यहाँ पे लिख दिया, एक्स्ट्रा एडिट किया मैंने, ठीक है ना, ताकि ये जो क्वेश्चन है एक CSI नेट के जैसे पैटर्न बन जाए। बाकी क्वेश्चन एनबीएचएम में यह तक था, ठीक है, मतलब सी तक था और ट्रू नॉट ट्रू पूछे गए थे, ऐसे था। इसको मैंने ऐड किया। इसके लिए तुम समय ले लो, अभी 142 टाइम है, 142 टाइम है। तुम इसके लिए समय ले लो, ज्यादा टाइम तुम्हें देंगे नहीं तुम्हें। इसके लिए मैं तुम्हें देंगे जो एक्चुअल में चाहिए वही मैं देंगे, कम भी नहीं देंगे, ज्यादा भी नहीं देंगे, 5 मिनट देंगे, ज्यादा दे दिया मैंने 5 मिनट। 4 मिनट हो तो मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो एवरीवन करो इसको फटाफट से। और बताओ सभी, रिवीजन क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जाम के ठीक 7 दिन पहले, 7-8 दिन पहले, आज है 18 फेब्रुअरी 28 को एग्जाम है। पढ़ने लायक मैं यदि बताए हाथ में 5 दिन ही है, ठीक है ना। वो एग्जाम के पहले 2 दिन तुम ऐसे ही रखो कि वो मतलब रिलैक्स रिवीजन होगा उस केस में। लेकिन जो मतलब होता है ना कि सॉफ्ट पढ़ने के लिए अभी 5 दिन ही हाथ में मोटा मोटा करके, ठीक है ना। तो इस समय में सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को समय देना। उसी जगह से 1 से 1.5 आवर में यदि यहाँ से रिवीजन क्लास में ले लूं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एवरीवन बता दो फटाफट से, ठीक है ना। कुछ चीजें करके जाना है बेटा, ठीक है ना। साइड एग्जाम का कुछ चीजें करके जाना पड़ता है हमें। सीएसआई नेट एग्जाम देने जा रहा है, जैसे कि मैं यदि बताया जून 2023 पेपर में टीआईएफआर 2020 से क्वेश्चन आ गया था रियल एनालिसिस में, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन घूमते रहते हैं बेटा, अच्छा क्वेश्चन घूमते रहते हैं, तो कुछ ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके जाना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना, अपनी सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है। चलो एवरीवन करो फटाफट से। चलो नो दिक्कत, आकांक्षा बोल रहा है, ओके चलो फाइन। नन, ओके। रुद्रानी बोल रहा है कि नन, फाइन। देखते हैं आगे। डी, तन्मय डी, रुद्रानी डी, ओके फाइन।
अच्छा, रुद्र ने अभी बोल रहा है कि ए ट्रू होगा। अच्छा चलो ठीक है, क्या होगा एक बार कंफर्म करके तो बताओ बेटा। कंफर्म तो बता दो क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो, टाइम हो गया, ठीक है, और समय में नहीं देंगे। बाकी और कोई कुछ बताएगा? चलो ठीक है। चलो मैं शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखो, पहले स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट तुम्हें ये बोल रहा है कि, ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन सी के ऊपर, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट इंटायर फंक्शन, क्योंकि सी के ऊपर एनालिटिक मीन्स वो इंटायर बन जाता है, ठीक है। तो वहां पे एक इंटायर फंक्शन मिलेगा जिसका रियल पार्ट ई रेज टू द पावर एक्स। तो क्या ये सही है? क्या वहां पे मिलेगा? अच्छा, तो ऑप्शन ए, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। तो ये मेरे पास एक इंटायर फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, इंटायर फंक्शन है, तो इंटायर फंक्शन है तो उसका रियल पार्ट ऑफ एफ यू एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ये है बी। एंड इंटायर फंक्शन का रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मींस हार्मोनिक होता है, मस्ट, ठीक है ना, क्योंकि इंटायर है, एनालिटिक है, तो हार्मोनिक लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो बोला जा रहा है कि वहां पे क्या इससे मिलेगा जिसका रियल बाय गिवन इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन हमारे पास u इक्वल्स टू दे रखा e रेज टू द पावर x। लेट्स सी, तो यदि ये एनालिटिक है तो इसको तो लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, लैप्लास इक्वेशन, ठीक है ना, दैट मींस हार्मोनिक होना ही पड़ेगा। यानी कि u x x प्लस u y y मस्ट बी इक्वल टू जीरो, या पे साइड में लिखो मस्ट बी, ठीक है ना। तो u x x मेरे पास e रेज टू द पावर x ही होगा, u y y मेरे पास जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास e रेज टू द पावर x इक्वल्स टू जीरो, जो कि मेरे पास यहाँ पे दूसरे इंक से लिखो नेवर पॉसिबल। दैट मीन्स ये संभव ही नहीं है। हमने जो पकड़ लिया कि पॉसिबल लेट वहां पे मिलेगा, ये हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग। दैट मीन्स ए मेरे पास हो जाएगा गलत। इज इट क्लियर? बात करते हैं बी को लेकर। बी बोल रहा है कि वहां पे एक दूसरे पेज पे लेके जाते हैं इसको, नहीं तो बार बार मेरे को स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही बोरिंग टास्क मुझे लगता है, ठीक है। चलो, तो बी में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है सर? बी में ये बोला जा रहा है कि, एक मिनट रुको, ज्यादा जूम हो गया। देखो, बोला जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन इफ एनालिटिक सच दैट फॉर ऑल जेड के लिए एफ ऑफ जेड मेरा जेड के बराबर, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू दैट सर्कल, एंड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू दैट सर्कल ये है इसके बराबर, फंक्शन मेरा सी के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन जो है एफ ऑफ जेड मेरा इक्वल्स टू जेड फॉर ऑल जेड इक्वल्स टू वन के लिए, एंड जेड स्क्वायर टू के लिए, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए जो मैं सिखाया बार बार कि एक फंक्शन तुम्हें कंसीडर करना पड़ता है, जी ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड माइनस जेड लिया मैंने शुरू को इसको ही मैंने हिट किया, तुम चाहो तो इसको हिट कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है ना। मैं शुरू से शुरू करते हैं। बेटा एक बात ध्यान दो, अगेन ये फंक्शन इंटायर है क्योंकि एनालिटिक है सी में एनालिटिक फंक्शन ऑलवेज इंटायर बन जाता है, ठीक है ना, इंटायर है, राइट। तो मेरे पास जी मेरे पास एक इंटायर फंक्शन है, तो कुल मिला के ये मेरे पास एक एनालिटिक है, क्योंकि ये एनालिटिक अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी मैं यदि ये सर्किल के ऊपर चर्चा करें, ये मेरा एक सर्किल है, ठीक है, ऐसे। तो ये सर्किल के ऊपर जितने सारे पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स के लिए
मेरे पास g ऑफ जेड का वैल्यू मेरे पास 0 के बराबर, क्योंकि f ऑफ जेड का वैल्यू मेरा जेड के बराबर फॉर ऑल जेड मॉड जेड इक्वल्स टू 1। क्लियर है? अभी ध्यान से देखो, ये जो z इक्वल्स टू मॉड z इक्वल्स टू 1 है, जो सर्किल है, इसका सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स क्या होगा? मैं यदि बताए मॉड z इक्वल्स टू 1, ये सेट का, ये जो सेट है इसका नाम दे दो s, s इक्वल्स टू z बिलोंग्स टू c सच दैट मॉड z इक्वल्स टू 1। अभी मैं यदि बताए कि बेटा तुम मुझे s का डिराइव सेट निकाल के दो, तो ये क्या होगा? इसका डिराइव सेट क्या होगा? कोई बताओ चैट बॉक्स में, इसका डिराइव सेट क्या होगा? Then I am asking about the set of all limit points. Set of all limit points क्या होगा इसका? Set of all limit points क्या होगा इसका? Set of all limit points क्या होगा इसका? कुछ तो बता दो, चुपचाप बैठे हो, फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ, क्विक बताओ। क्या होगा? सेम, क्लोज्ड, क्लियर, सेम होगा, एस खुद आ जाएगा। यानी कि ये जो सेट है, इस सेट हर एक लिमिट पॉइंट को अपने अंदर लेके चल रहा है। तो हर एक पॉइंट का लिमिट पॉइंट इसके अंदर, एक लिमिट पॉइंट मिल जाए तो बात बन जाएगी। यहाँ पे सारी पॉइंट ही इसका लिमिट पॉइंट है। वैसे भी ये सारे लिमिट पॉइंट मेरे सी के अंदर भी है, मेरे सी के अंदर भी है। तो यहाँ पे क्लियरली क्लियरली हम यहाँ पे बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी थ्योरम या फिर यूनिकनेस थ्योरम, आइडेंटिटी थ्योरम, वी कैन से दैट ये हो रहा था फॉर ऑल जेड इक्वल्स टू 1, इसके लिए मतलब ये सेट में रहने वाली इसके लिए हो रहा था। लेकिन बाय आइडेंटिटी थ्योरम वी कैन से दैट ये होगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी के लिए। दैट मींस मेरे पास एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड हो जाएगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी के लिए। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ ऑफ जेड मेरा जेड स्क्वायर होगा इसके लिए। अरे ये यदि ये हो जाए तो ये तो फॉर ऑल जेड के लिए होगा, तो ऐसे कुछ होगा ही नहीं। फंक्शन मेरा आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। लेकिन वो तो बोल रहा है कि कहाँ चला गया, बोल रहा है कि जेड स्क्वायर भी होगा। तो ऐसे फंक्शन मिलना पूरे दुनिया में, सी के दुनिया में संभव ही नहीं है। दैट मीन्स मेरे यहाँ पे मैं इसको करते हैं इरेज, ठीक है? ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे हेंस यहाँ पे ये फॉर ऑल के लिए हो गया। दैट मीन्स एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर कैन नेवर बी पॉसिबल। दैट मीन्स नो सच एफ एग्जिस्ट। तो ऑप्शन बी भी मेरा चला गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक बार सी सी लिख दो फटाफट से, तब तक मैं ऑप्शन सी को यहाँ पे लेके आता। एक बार फटाफट से बता दो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं ऑप्शन सी को लेकर आते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सी 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 सी, ओके चलो ठीक है, फाइन। अभी इसको करते हैं। ये बोला जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन इफ, देखो एनालिटिक सी को दैट मींस ये इंटेट फंक्शन है सच दैट एफ ऑफ जीरो मेरे पास 1 है, एफ ऑफ 4i मेरे पास आईओटा है, फॉर ऑल जेड जे बिलोंग्स टू इसके लिए, मतलब फॉर ऑल जेड 1, यहाँ पे जे का वैल्यू लिख देते हैं ना यहाँ पे ऐसे, मतलब जेड 1 जेड 2 कुछ भी हो जाए इस रीजन के अंदर, सबके लिए ये जो है ये होगा। अभी जो जेड 1 जेड 2 है इसके ऊपर मैंने यहाँ पे दे रखा है कि ये रिलेशन इंजेक्ट होगा फंक्शन की द्वारा। क्या इसे फंक्शन मिलना पॉसिबल है? तो तुम एक काम करो,
तुम एक काम करो, तुम सुविधा के लिए देखो, मॉड है दैट मीन्स ये कि रियल क्वांटिटी, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, रियल क्वांटिटी रियल क्वांटिटी मॉड है। तो तुम्हारे सुविधा के लिए चीजें को समझो, तुम यदि बोलो सर हम इसको ही क्यों लेंगे, हम कुछ और लेंगे, तुम लेने के लिए तुम कुछ भी ले सकते हो बेटा, ठीक है ना, कोई मना नहीं है, क्योंकि ये एक एनुअल एनुअल मतलब एनुलर जगह हो जाएगा, रिंग शिफ्ट जगह हो जाएगा, ठीक है ना, ये एक रिंग शिफ्ट जगह हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है, तो रिंग शिफ्ट जगह है, तुम लेने के लिए तुम तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताएंगे, एक्चुअल में एक एनुलर रिंग शिफ्ट है, ये 1 है, ये 3 है, इसके अंदर का जो जगह है, इस जगह को ये डिनोट कर रहे है कि नहीं, ठीक है, और ये मेरा है, अभी मैं इसके अंदर मैं इस पार्ट को ले रहा हूं, इस पार्ट को मैं एरो करके देता है, इस पार्ट को, दैट मीन्स 1 3, इस पार्ट को मैं ले रहा हूं, इस पार्ट को लेके मैं चर्चा करेंगे, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना, तुम यदि बोलो सर हम पूरे को लेके तुम करो ना, तुम घर में बैठ बैठ के फुर्सत में करो, लेकिन तुम देखो ना, जो हमारे इजीएस्ट पाथ होता है उसी को ही हमें चूज करना पड़ता है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में टाइम तो लिमिटेड है, चीजें को तुम्हें समझना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, तुम क्यों पूरे को लेके करोगे, तुम एक पार्ट को लेके चर्चा करो ना, कॉन्सेप्ट मिल जाए तो बहुत बढ़िया, तुम उसको जनरलाइज कर सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो मैं यहाँ पे 1 3 मतलब उस छोटे से पार्ट को लेके चर्चा करेंगे। अभी इस पार्ट में मेरे पास इस पार्ट में मेरे पास Z1 भी है, Z2 भी है, Z1 Z2 तो यहां से आ रहा है, ठीक है, अच्छा वेरी गुड। अभी अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो कि मैंने अभी क्या करेंगे, मैं अभी यहाँ पे जो Z1 है, ध्यान दो, मैं अभी Z1 को लेते हैं आर्बिटर, मतलब या से कुछ भी मैं ले सकता है Z1 को मैंने आर्बिटरी ले लिया, यहाँ पे साइड में लिख दो आर्बिटरी, सुविधा होगा समझने में। आर्बिटरी का अर्थ क्या होता है सर, कुछ भी ले सकते हैं, मैं आंख बंद करके ऐसे ही हवा में ले रहे यहाँ से, ठीक है, अच्छा, एंड Z2 को अपन क्या करेंगे, फिक्स कर दो, ठीक है ना, तो इन दैट केस मेरे पास बोला जा रहा है कि ये फंक्शन मेरा इसको एंजॉय करेगा, इसको एंजॉय करेगा, अभी वी हैव टू फाइंड दोस फंक्शंस, we have to find those function they are exist, मतलब they are asking about one function, at least one function, एक मिल जाए तो it's good, ठीक है ना, at least one, यदि तुम यदि बोलो कि नहीं सर एक भी नहीं मिलेगा, तो इन 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 दैट केस यू हैव टू गिव अ स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड इट, ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे पास देयर एग्जिस्ट बोला गया है, तो जो कि इसको एंजॉय करेगा, तो इसको एंजॉय कर रहा है, तो मैं यहाँ पे Z1 कुछ भी ले लू आर्बिटरी, तो ये मेरा इसको एंजॉय करेगा, एफ ऑफ Z1 माइनस एफ ऑफ Z2 इज लेस देन, जो भी है मैं भूल गया क्या है, यहाँ पे देखना होगा, अच्छा Z1 लेस देन इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2 रेज टू द पावर π/3, ये दे के रखा उसने, ये दे के रखा उसने, वेरी गुड। अभी मेरे पास बार बार ध्यान दो, क्या ध्यान दे सर, कि ये आर्बिटरी, दैट मीन्स ये भाई साहब रन हो रहा है, तुम Z1 को कुछ और ले रहे हो, तुम्हारे फ्रेंड कुछ और ले रहे, दूसरा लोग कुछ और ले रहे, हर एक व्यक्ति अलग अलग ले रहे, लेकिन Z2 फिक्स्ड है, Z2 फिक्स्ड है, राइट, अच्छा, अभी यहाँ पे मैं इसको एफ ऑफ Z1 माइनस एफ ऑफ Z2 ये यदि कर दे लेस देन इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 रेज टू द पावर π-3/3 लिख सकते, किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है, नो आपत्ति, नो समस्या, नो दिक्कत, ठीक है, अभी मैं क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे कर देंगे, ऐसे,
इज इट क्लियर? यहाँ तक अभी भी खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे तुम एक सवाल करोगे, सर सर क्या होते सर, Z1 माइनस Z2 इक्वल टू 0 हो जाते। तो इन दैट केस सर ये तो डिवीजन होते ही नहीं है, तो हम उस टाइम पे क्या करते? तो बेटा यहाँ पे मैंने डिवीजन किया, मैं यहाँ पे Z2 को तो लेंगे फिक्स्ड, Z2 को तो लेंगे फिक्स, तो मैं इतने बड़े बेवकूफ तो हूं नहीं कि मैं Z2 को ऐसे लेंगे जबकि ये दिक्कत हो जाए। और वैसे भी यदि देखो, ये Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू 0 कब होता है? जब Z1 इक्वल्स टू Z2। तो जब Z1 इक्वल्स टू Z2, तो यहाँ पे मेरे पास 0, Z1 इक्वल्स टू Z2 मेरे पास 0, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये तो ऑलवेज होल्ड करेगा ही करेगा। तो मैं इसको लेके क्यों दुखी हो, क्यों अपना टाइम बर्बाद करे? Z1 इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू 0 होने पर ये तो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। नॉट इक्वल्स टू पे ही तो ये दिक्कत हो रहा है। ये तो बोल रहा है कि ये एंजॉय होगा, ये एंजॉय होगा फॉर ऑल के लिए, ये भाई साहब एंजॉय होगा। तो इक्वल के लिए तो वो तो हो ही रहा है, वो तो मेरे को दिख भी रहा है। तो नॉट इक्वल के लिए मेरे को दिख नहीं रहा है, मैं उससे कोई चर्चा करेंगे ना। इतने बड़े बेवकूफ तो हो नहीं कि मैं यहाँ पे Z1 इक्वल Z2 करके मैं यहाँ पे चुपचाप बैठे रहेंगे। चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं? बेटा स्मार्ट बनना है क्वेश्चन करते टाइम पे। छोटे मोटे डाउट क्वेश्चन करते टाइम पे दिमाग में आएगा, और एग्जाम के टाइम पे ज्यादा आते हैं, लेकिन उसको एंटरटेन नहीं करना है। तुम यदि तुम्हारे तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे तुम्हारे यदि विश्वास है, तो ऐसे फालतू का डाउट को एंटरटेन नहीं करना है। दिमाग में आते हैं ऐसे डाउट क्वेश्चन करते टाइम पे। तुम्हारे कॉन्सेप्ट के ऊपर, तुम्हारे मेहनत के ऊपर तुम्हें यदि विश्वास है, तो इस सब डाउट को एंटरटेन मत किया करो, नहीं तो दिक्कत कर देगा वो। हर क्वेश्चन ही ना लास्ट में जाके ये होगा कि ये यदि होते तो क्या होते। नेगेटिव का डर है, चलो भाई नहीं करेंगे, ठीक है ना? यदि खुद के ऊपर विश्वास है, कॉन्सेप्ट तुम्हारा यदि तगड़ा है, तो करो, मैं बोलूंगा। Z1 इक्वल Z2 पे हम क्यों चर्चा करें अलग करके? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट, पहले तो ये बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर विश्वास करो, अपना खुद के ऊपर विश्वास करो, कॉन्सेप्ट के ऊपर विश्वास करो। कॉन्सेप्ट है तो चीजें ऑटोमेटिकली होगा। एवरीवन बता दो, इज इट क्लियर? या तक किसी को कोई समस्या नहीं है? एक बार वो बता दो कि या तक किसी को कोई समस्या नहीं है। नो समस्या लिख दो एवरीवन, जल्दी। एवरीवन नो समस्या लिख दो फटाफट से, जल्दी लिखो, टाइम जा रहा है, जल्दी। यस, ओके, फाइन, सीसी सीसी, ओके। अभी मैं क्या करेंगे, मेरा कौन रन हो रहा है? सर Z1 रन हो रहा है, तो मैं लिमिट Z1 को रन करते करते Z2 तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मॉड ऑफ f ऑफ Z1 माइनस f ऑफ Z2 बाई Z1 माइनस Z2 लेस देन इक्वल्स टू लिमिट Z1 माइनस Z1 टेंस टू Z1 टेंस टू Z2, Z1 माइनस Z2 5 माइनस 3/3। यानी कि मेरे पास, अच्छा मॉड फंक्शन होता है कंटिन्यूअस, तो इसको ऐसे लिखो ना, थोड़ा सा समय भी बचेगा मेरा। मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस है, लिमिट इसके अंदर चले जाते हैं। Z1 वेरी हो रहा है, Z2 की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स ये इफ डैश j, ये लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे तो 0 है। इज इट क्लियर? तो मॉड होके ये लेस देन इक्वल्स टू 0 है, यानी कि मेरे पास एफ डैश Z2 इक्वल्स टू 0, एफ डैश Z2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स मेरे पास एफ डैश जेड इक्वल्स टू 0 हो गया फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू 1 से 3। क्या मेरे साथ एवरीवन इसको एग्री कर? तो तुम बोलो सर Z2 तो था फिक्स्ड, Z2 तो था फिक्स्ड, तो यहाँ पे हमने फॉर ऑल क्यों किया? ये तो Z2 के लिए हुआ, वेरी गुड। देखो Z2 फिक्स था, तो मैं एक बार Z2 को फिक्स किया, एक बार मैंने Z2 डैश को फिक्स किया, एक बार मैंने Z2 डबल डैश को फिक्स किया, एक बार मैंने Z2 ट्रिपल डैश को फिक्स किया। मतलब ये तुम नाम है, ये सारे नाम है। तुम Z2 की जगह पे P1 ले लो, P2 ले लो, P3 ले लो, P4 ले लो। P1 के लिए जो काम तुमने की हो, P2 के लिए सेम काम करो, कॉपी पेस्ट करो, जस्ट P1 की जगह पे P2 कर दो। P3 के लिए सेम काम करो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास एफ डैश P2 इक्वल टू 0, यहाँ पे एफ डैश
P3 इक्वल्स टू 0 ऐसे करके पूरे 1/3 के हर एक पॉइंट के लिए f डैश z इक्वल्स टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू 1 3। इज इट क्लियर? इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर ऑल दिया। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अभी ध्यान दो, यहाँ पे मेरे पास कोई फंक्शन f यदि एनालिटिक हो जाए या फिर इंटायर हो जाए तो उसके इनफाइनाइट टाइम्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और सारे के सारे इंटायर होते हैं। तो f डैश मेरा इंटायर फंक्शन है, f डैश मेरा इंटायर फंक्शन है। यहाँ पे एनालिटिक था फंक्शन में, तो f डैश मेरा इंटायर है। और यहाँ पे इसी इंटरवल में इसी जगह में फंक्शन 0 के बराबर है। अभी इसका लिमिट पॉइंट की मैं यदि बात करें 1 और 3 को छोड़ के सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर ही है। एक इसके अंदर आ जाए तो मेरा बात बन जाते। यहाँ पे तो इनफाइनेटली मेनी लिमिट पॉइंट इसके अंदर है और सारे लिमिट पॉइंट सी के अंदर भी है। सो अगेन बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी थ्योरम हियर वी कैन से दैट f डैश z इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिमिट पॉइंट एक यदि इसके अंदर आ जाए तो मेरा ये कंक्लूजन आ जाए। यहाँ पे तो इनफाइनेटली मेनी आ रहा है। दैट मीन्स आइडेंटिटी थ्योरम से ये जब हो गया, दैट मीन्स f ऑफ z बन गया एक कांस्टेंट k फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। तो ये एक कांस्टेंट है, फंक्शन एक कांस्टेंट है। अभी यहाँ पे दे रखा है कि फंक्शन 0 पॉइंट पे 1 है, तो 4 आयोटा पॉइंट पे भी 1 होना चाहिए था, जबकि ये बोल रहा है कि आयोटा। तो ये तो कभी संभव नहीं है, कांस्टेंट है ना। तो सारे पॉइंट पे सेम वैल्यू को लेगा। दैट मीन्स सी भी गलत है कि वहां पे ऐसे फंक्शन मिलेगा ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? एक बार बताइएगा जोर से, एक बार बताइएगा जोर से, क्या ये सबको क्लियर है? एक बार बताइएगा, जल्दी बताइएगा, क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ फटाफट से। यस, आकांक्षा, विकास बताया, अनुष्का बताओ, तन्मय बताओ, तन्मय, अनुष्का, सरायना, रुद्रानी, रिया, विकास, विकास बता दिया, सुजाता बताओ क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ क्लियर। चलो फाइन, लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व विद इन 2 मिनट्स, सॉल्व इट विद इन 2 मिनट्स। चलो 2 मिनट्स नहीं, मैं तुम्हें, चलो जो है मैं तुम्हें थोड़ा सा 2:09 है अभी टाइम फिलहाल, तो 2:09 है, ठीक है ना। मैं तुम्हारे लिए इसको 2 मिनट्स होने पर 11 होता है, 2:12 तक देते हैं, ठीक है ना, 2:12 तक देते हैं। करो इसको फटाफट से। इसको फटाफट से करो, गेट की तरफ से आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका वैल्यू निकालना है, A6 प्लस A5 का वैल्यू निकालना है। CSI नेट में मानो 4 ऑप्शन बना दिया, 4 ऑप्शन बना दिया मानो CSI नेट में, इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछ लिया। किस तरीके से उसको टैकल करो, इस किस तरीके से उसके साथ बातचीत करो, ठीक है ना, वो तुम्हें यहाँ पे करना है अभी, कि उस क्वेश्चन में किस तरीके से हम उसके साथ बातचीत कर पाए। समय चल रहा है 2:10 हो गया, 2:12 तक टाइम है। अच्छा, आकांक्षा बोल रहे आंसर, चलो ठीक है, आकांक्षा बोल रहे 13, वेरी गुड। बाकी बताओ फटाफट से, बाकी बताओ फटाफट से, बताओ बाकी। अच्छा, रियल का क्या एक और रिवीजन की क्लास चाहिए? एक बार बता दो चैट बॉक्स में, क्या रियल का एक और रिवीजन क्लास चाहिए? क्या रियल का एक और रिवीजन क्लास चाहिए तुम्हें? एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो, तो मैं उन दिन क्या करेंगे, आईआईटी जैम का कुछ क्वेश्चन जो कि एकदम बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ढूंढ ढूंढ के लेके आएंगे, ठीक है ना, आईआईटी जैम का प्रीवियस ईयर से, और लेके आएंगे एनबीएचएम से, साथ में यदि टीआई पर हो जाए तो फिर तो बहुत बढ़िया, ठीक है, मैं कोशिश करेंगे। आज है 18 फरवरी है ना, 18 फरवरी है ना आज, 22 तारीख को देखते हैं, 22 फरवरी को देखते हैं, संभव हो तो 22 को मैं करेंगे, ठीक है ना, एक रिवीजन रियल का। 22 को चेक करते हैं, मतलब देखते हैं। अभी सभी बताओ, चैट बॉक्स चेक करते हैं,
यस 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 यस, ओके चलो फाइन। बाकी बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? एवरीवन बताओ इसका आंसर क्या होगा? एवरीवन फटाफट से, जल्दी, क्विक। टाइम हो गया, 12 सॉरी 2:12 हो गया। अभी तक केवल एक ही आंसर आया है। चलो मैं थोड़ा सा टाइम और यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ठीक है? 2:14 तक ले लो। ओनली एक आंसर मेरे को अभी तक मिला। ओनली एक आंसर मेरे को अभी तक मिला। चलो एक और आ गया तन्मय की तरफ से, विकास की तरफ से। चलो ठीक है, बाकी बताओ, बाकी बताओ, बाकी सब चुपचाप बैठे हो। ऐसे तो नहीं होगा बेटा, बताना पड़ेगा। बताओ क्या होगा? रुद्रानी 30, पर्णा 13, ओके फाइन। चलो मैं शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? और ज्यादा टाइम में इसके ऊपर नहीं देंगे। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास, मैं यहाँ पे देखो A6 प्लस A5 का वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करेंगे, पहले तो इसको नीचे लेकर जाते हैं, ठीक है ना? देखो तुम्हारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है, उस फंक्शन का टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, ठीक है? अच्छा, तो फंक्शन तुम्हारे पास है जेड बाई 1 - z - अभी इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन दे रखा है कुछ ऐसे, यानी कि A0 A1 z A2 z², ऐसे। इनमें से यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A5 एंड A6। आफ्टर दैट इसको क्या करना है, ऐड कर देना, ठीक है ना? तो पहले वैल्यू तो फाइंड कर लो, बाद में ऐड करना। अभी देखो ये जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन में जो an होता है, ये होता है f का nth टाइम डेरिवेटिव। कौन से पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे फंक्शन ओपन हो रहा है। यहाँ पे ना टेलर सीरीज ओपन हो रहा है। एक्चुअल में टेलर सीरीज का एक्चुअल फॉर्मेट होता है ऐसे। तो अल्फा यहाँ पे 0 है। दैट मीन्स ये 0 पॉइंट के रिस्पेक्ट पे nth टाइम डेरिवेटिव अपॉन n फैक्टोरियल। अभी तुम यहाँ पे जब A5 करोगे तो इसका फिफ्थ डेरिवेटिव सोचो एक बार, जस्ट एक बार सोचो। ये फंक्शन है, इसका फिफ्थ टाइम डेरिवेटिव करना कितने बड़े चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। तुम, आई होप कि तुम रियलाइज कर पा रहे हो। इसका फिफ्थ टाइम एंड सिक्स टाइम डेरिवेटिव करना हो तो जाएगा, मतलब असंभव कुछ नहीं होता, हो तो जाएगा, लेकिन एग्जाम में करना उतना आसान टास्क नहीं होगा। करिए तो कैसे करें, करिए तो कैसे करें, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा अपने दिमाग का, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है? शॉर्ट ट्रिक। तुम ये कर सकते हो, मैं ये करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, घर में करो। एग्जाम में असंभव हो जाएगा। असंभव बोलना भी सही नहीं है, हो तो जाएगा, इसके साथ साथ यहाँ पे आंसर भी निकल जाएगा, साथ में एग्जाम भी निकल के चला जाएगा, ठीक है ना? इसके लिए क्या करो, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसके लिए हम शॉर्ट टिक करेंगे, जिसके सहायता से हम 2 to 3 मिनट्स के अंदर कर पाएंगे, यदि कैलकुलेशन में तुम्हारी स्पीड अच्छा है तो, ठीक है? कैसे करें, ध्यान से देखिएगा। जेड बाई 1 - z - z², ये इक्वल्स टू मेरे पास है A0 प्लस A1 z, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में। हम खुद से कुछ नहीं कर रहे बेटा, क्वेश्चन हमसे करवा रहा है। कौन करवा रहा है? क्वेश्चन करवा रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे, तो मेरा यहाँ पे अल्टीमेटली जेड इक्वल्स टू 1 - z - z², यहाँ पे A0 प्लस A1 z प्लस A2
जेड स्क्वायर प्लस, अच्छा मैं ना 5 एंड 6 तक लिखेंगे क्योंकि मेरे चाहिए 5 एंड 6 तक, तो मैं क्यों नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि एरर आने का चांसेस मेरा कम हो जाए, ठीक है ना। देखो 2 लाइन लिखने से ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन तुम करने के बाद यदि वो गलत साबित हो जाए तो वो ज्यादा दुखी करते हैं, जो मैं मानता हूँ। तो 2 लाइन मैं यदि लिख भी लूँ तो क्या दिक्कत है, मेरी यदि एक्यूरेसी 100% आ जाए तो मैं लिखने के लिए राजी हूँ, ठीक है। ऐसे अभी मैं यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। सिंपल है, वेरी सिंपल। पहले 1 से मल्टीप्लीकेशन करो, ए नॉट ए1 जेड ए2 जेड स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस ए3 जेड क्यूब प्लस a4 z raised to the power 4, a5 z raised to the power 5, a6 z raised to the power 6, प्लस और लिखने की कोई इच्छा नहीं है मेरे को, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख माइनस, माइनस सामने है, ए नॉट जेड प्लस a1 जेड स्क्वायर प्लस a2 जेड क्यूब, ठीक है ना, प्लस a3 जेड ऑफ जेड से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसमें क्या ही है रॉकेट साइंस, जो क्लास 11 के बच्चे भी कर लेगा, ठीक है ना। Z4 राइट, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, A5 Z रेज टू द पावर 5, सॉरी सॉरी माय बैड, A4 Z रेज टू द पावर 5, A5 Z रेज टू द पावर 6 प्लस A6 Z रेज टू द पावर 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। ऐसे फिर हम जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो सामने माइनस है, उसको दिमाग में लेते हुए, जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ए नॉट जेड स्क्वायर A1 जेड, बोलो एक बार मेरे साथ, जेड क्यूब, ठीक है ना, A2 जेड 4, A3 जेड, बोलो 5 और यहाँ पे A4 जेड चुप क्यों हो 6 प्लस A5 जेड 7 प्लस, प्लस रहने दो और लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे। अभी क्या करेंगे, अभी तुम ध्यान दो, अभी मैं कोइफिशिएंट कंपेयर करेंगे। देखो कांस्टेंट ए नॉट का कोइफिशिएंट कुछ भी नहीं है, जीरो। मैं यदि जेड का कोइफिशिएंट कंपेयर करें, देखो जेड यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, और तो जेड कोई उसका आता पता ही नहीं, तो मेरे पास a1 माइनस ए नॉट इक्वल्स टू 1, तो मेरे पास a1 का वैल्यू आ गया 1, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा अभी मैं जेड स्क्वायर का कोइफिशिएंट कंपेयर करें, ध्यान से देखिएगा, जेड स्क्वायर का कोइफिशिएंट, यहाँ पे जेड स्क्वायर प्रेजेंट है, यहाँ पे जेड स्क्वायर प्रेजेंट है, यहाँ पे जेड स्क्वायर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर का कोइफिशिएंट a2 माइनस a1 माइनस ए नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे तो जेड स्क्वायर है ही नहीं लेफ्ट साइड पे, तो मेरे पास a2 का वैल्यू हो जाएगा 1, अगेन 1, क्योंकि a1 1 है, a2 0 है, राइट। अभी मैं जेड क्यूब का कोइफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो करो फटाफट से, a3 माइनस a2 माइनस a1 इक्वल्स टू 0, तो a3 हो जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। अभी मैं बात करेंगे Z3 का, कर लिया, Z4 का करते हैं, Z4 A4 माइनस A3 माइनस A2, तो यहाँ पे Z4 जब करेंगे A4 माइनस A3 माइनस A2 इक्वल्स टू 0, A3 है 2, A2 है 1, दैट मीन्स A4 बन गया 3 के बराबर। जब मैं A5 करेंगे, तुम पैटर्न समझ सकते हो, फिर भी मैं कर रहा हूं, देखो माइनस माइनस A5 जब करेंगे 5 4 3, ठीक है ना, ऐसे होगा। तो A5 जब करेंगे A4 माइनस A3, पैटर्न समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे A5 क्या होगा सर, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे ये 3 है, A4 3 है, और 4 करो ना इसको, इसमें क्या दिक्कत देने वाली विषय है। तो A5 क्या हो गया, बोलो
5 जब तुम a6 करोगे, z टू द पावर 6 करोगे तो यहाँ पे a6 माइनस a, देखो ना यहाँ पे z6 a6 माइनस a5 माइनस a4, पैटर्न समझ रहे हो ना, a5 माइनस a4 इक्वल्स टू 0। a6 तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 दैट मीन्स 8, तो तुम्हारे पास a6 आ गया 8। अभी तुम्हें निकालना है a6 प्लस a5, यानी कि 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 30। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा सर, इसका जवाब हो जाएगा 13 इज द करेक्ट जवाब। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सीसी लिख दो, ऑलरेडी 120 मिनट्स हो गया। एक और क्वेश्चन था मेरी स्लाइड में वैसे तो, लेकिन मैं तुम लोगों से और समय नहीं लेना चाहते, क्योंकि अभी खुद के ऊपर समय दो। एक क्वेश्चन था जो कि बहुत सुंदर था, इसको करना भी चाहिए था। फिलहाल के लिए फिलहाल के लिए मैं तुम्हें बोलूंगा, इसको थोड़ा सा हिंट्स देते हैं। इसको करने के लिए जनरलाइज्ड मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल यूज करना है। मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल देखो यहाँ पे मैं बता देता है, बोल रहे हैं कि कौन से वैल्यू जेड के लिए इसका डिटेल सोल्यूशन जो है ये तुम्हें यूट्यूब में मिल जाएगा, सर्च करना NBHM, जस्ट ये लिख के सर्च करना NBHM, या फिर मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं भेज देंगे, ठीक है ना। 2021 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय PMA, ठीक है ना, ऐसे लिख के सर्च करना, मिल जाएगा यूट्यूब में। इसका सोल्यूशन दे रखा है, या फिर मेरे को व्हाट्सअप कर देना, टीम भेज देगा, मैं अवेलेबल रहेंगे तो मैं भेज देंगे सोल्यूशन का लिंक, ठीक है ना। मैं तुम्हें हिंट्स दे देता है, एक इंटायर फंक्शन है, इसके अंदर 1/mod ऑफ f ऑफ z है, mod z ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दैट मींस ये जो है ये इंक्लूडिंग बाउंड्री, ठीक है ना, इस रीजन में बातचीत कर रहा है। इसमें कौन से वैल्यू के लिए फंक्शन के पास, मतलब इसके कौन से वैल्यू के लिए इसके पास मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये जो सेट है ये सेट मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, यानी कि मैं एक फंक्शन ले ली g ऑफ z इक्वल्स टू 1/f ऑफ z, तो मेरे पास ओबियसली ये एक एंटायर फंक्शन होगा, क्योंकि ये फंक्शन f ऑफ z मेरे को दिए गए जो रीजियन है, इस रीजियन में f ऑफ z के पास कोई भी जीरो नहीं है, हालांकि सी के अंदर है लेकिन इस रीजियन में नहीं है, तो इस रीजियन में फंक्शन मेरा एनालिटिक बन जाएगा। तो यहाँ पे एनालिटिक होने के नाते g ऑफ z, ठीक है ना, तो ये मेरे पास 1/mod ऑफ f ऑफ z, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये मैक्सिमम होगा ना, तुम्हें तो अल्टीमेटली इसका मैक्सिमम चाहिए ना, तो मैक्सिमम अटेंड करेगा कहाँ पे, जी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम अटेंड करेगा कहाँ पे, बाउंड्री पे। तो इसका बाउंड्री क्या है, इसका जो है इसका बाउंड्री पे अटेंड करेगा, दैट मीन्स ये इसका बाउंड्री है। तो यहाँ पे ये है तुम्हारे पास मॉड जेड इक्वल्स टू 2, यानी कि जेड नॉट एक पॉइंट पे अटेंड करेगा जो कि रेज टू द पावर 2 i थीटा, ठीक है ना, थीटा जो है थीटा का तुम रेंज दे दो 0 से 2 पाई, ठीक है ना, तो ऐसे इसमें ही अटेंड करेगा, तुम्हें वो जेड नॉट को ही ढूंढना है, खत्म है, नहीं हुआ। लेकिन ये जो मैंने बताया बाउंड्री पे अटेंड करेगा, बेटा बाउंड्री पे अटेंड करेगा, मेरे तो सेट है अनबाउंडेड है, बाउंड्री कहाँ से मिलेगा तुम्हें, एग्जैक्ट बाउंड्री कहाँ से मिलेगी, सेट तो अनबाउंडेड है। तो जो मैंने बताया मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल, वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। यहाँ पे जो लागू होगा चीजें सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, हमें इसका ही मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, लेकिन कौन से पॉइंट पे निकलेगा वो हम मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से बाउंड्री पे ही आएगा, वो हम नहीं कह सकते। इसके लिए हमें चाहिए जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। तो जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल के बिना ये क्वेश्चन करना नहीं, मतलब करना मुश्किल है, ठीक है ना। तो जनरलाइज्ड वर्जन, इसको थोड़ा सा रिवाइज करके जाना है बेटा, ठीक है ना, इसको रिवाइज करके जाना है बेटा। तुम्हारे पास एक फंक्शन है जी,
जो कि एनालिटिक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे एनालिटिक था, जो मैंने पहले ही कंफर्म कर दिया कि इसके पास जीरो नहीं होगा इस रीजियन में, ओबियस बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जनरलाइज्ड वर्जन जो है, जनरलाइज्ड वर्जन को थोड़ा सा रिकॉल करके जाना कि तुम्हारे पास सपोज तुम्हारे पास एक फंक्शन है जी, तो जो कि एनालिटिक है किसी एक रीजियन आर में, जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल या फिर थ्योरम, ठीक है। एक फंक्शन है जी किसी एक रीजियन आर में, रीजियन डी दे दो, ठीक है ना। अभी सपोज तुम्हारे पास मॉड ऑफ जी ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू m1 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू, मानो इसका जो बाउंड्री तुम्हें लग रहा है, जैसे कि देखो यहाँ पे तो ये तो एक बाउंड्री तो है ही, तो गलत तो नहीं है ना, ये तो एक नीचे से तो एक बाउंड्री आ रहा है, नीचे का तो एक बाउंड्री है, ठीक है। तो गलत तो नहीं है चीजें, लेकिन मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल एक्चुअल में तुम कोई भी बुक पकड़ के देखो, वहां पे बाउंडेड रीजन के ऊपर होता है। मेरा यहाँ पे बाउंडेड नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे जनरलाइज वर्जन यूज करें। मैंने एक दिन बूस्टर क्लास ले रहे थे ना, बूस्टर नोट प्रोवाइड कर रहे थे, वहां पे मैंने मेंशन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जनरलाइज्ड वर्जन में फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू, मानो यहाँ पे सम बाउंड्री, ठीक है ना, ऑफ आर, और मतलब आर मीन्स यहाँ पे डी, दो रीजन की बात कर रहा हूँ, और जी ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू m2 फॉर ऑल जेड जो कि अदर देन बाउंड्री, अदर देन सम बाउंड्री, इससे बाहर है, ठीक है ना। या फिर छोड़ो इसको, या फिर छोड़ो, ये जो है ये लेस देन इक्वल्स टू m2 है फॉर ऑल डी, मान लो पूरे रीजन में इंक्लूडिंग, या फिर इसको जो है, सॉरी, इसको ऐसे कर दो, लेस देन इक्वल्स डी माइनस वो जो यहाँ पे सम बाउंड्री वो वाला। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये बोलता है, तो यहाँ पे ये इंप्लाई करता है मॉड ऑफ जी ऑफ जेड, ये जो है ये लेस देन इक्वल्स टू m1 होगा। m1 मतलब जो बाउंड्री वाला था वही, अल्टीमेटली चीजें मेरा उसी में ही वापस चला गया, बस वहां पे बाउंड्री था, वहां पे बाउंडेड सेट था, यहाँ पे सेट बाउंडेड नहीं है। तो अल्टीमेटली बाउंड्री जो है, बाउंड्री पे जो होगा उसी से ही ये छोटा होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री पे जो है उसी पे ही अटेंड करेगा ये, दैट्स इट। मैक्सिमम जो है वो m1 से ही छोटा हो, दैट मीन मैक्सिमम वैल्यू ये फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू दैट रीजियन डी या फिर आर, दैट्स इट। तो यहाँ पे मेरे पास जेड इक्वल्स टू जेड नॉट, यानी कि जेड नॉट इक्वल्स टू 2 e raised to the power I थीटा, इसमें ये अटेंड करेगा। अभी तुम्हें यू हैव टू फाइंड द थीटा, कि एग्जैक्ट थीटा क्या होगा वो तुम्हें फाइंड करना है। यदि थीटा फाइंड हो जाए तो बात बन जाएगा। अभी थीटा फाइंड करने के लिए करना क्या होगा, तुम्हें यहाँ पे बैठा देना है कि 1 बाई मॉड जेड, मॉड जेड क्या है, मॉड जेड तुम्हारे पास है, मॉड ऑफ जेड नहीं, सॉरी, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड, दैट मीन्स तुम्हारे पास एफ ऑफ जेड क्या है, एफ ऑफ जेड क्या है, एफ ऑफ जेड है जेड, जेड माइनस आई, तो यहाँ पे मॉड जेड, मॉड ऑफ जेड माइनस आई, तो यहाँ पे 1 बाई मॉड जेड मीन्स 2 ई रेज टू द पावर आई थीटा मॉड, तो यहाँ पे अल्टीमेटली 2 ही कर दो ना, ठीक है ना, 2, और यहाँ पे मॉड ऑफ 2 ई रेज टू द पावर आई थीटा, दैट मीन्स 2 कॉस थीटा प्लस आई 2 साइन थीटा, यहाँ पे इस आई को ले लेते हैं ऐसे ऐसे, यहाँ पे मॉड का काम कर दो, 1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसका स्क्वायर कर दो तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1, दैट मीन्स 5 माइनस 2 साइन थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये वैल्यू मेरे पास होगा मैक्सिमम, ये वैल्यू मैक्सिमम है तो नीचे वाला वैल्यू मिनिमम है, तो नीचे वाला वैल्यू मिनिमम है, दैट मीन्स 5 माइनस 2 साइन थीटा, ये मिनिमम वैल्यू जो जगह पे अटेंड करेगा वो है। अभी मिनिमम निकालो जो बचपन में करके आए हो, माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू सर पाई बाई 2 पॉइंट पे मिनिमम होगा, क्योंकि एच डबल डैश करोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, 2 साइन थीटा, क्लियर है, ठीक है। अभी मैं 0 से पाई बाई 2 के अंदर मैं यदि चर्चा करी, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ गया, यहाँ पे मैं यदि बैठा दे तो 5 माइनस 2 साइन थीटा, तो यहाँ पे 1,
तो अल्टीमेटली थीटा जो है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे मेरा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ये मिनिमम है, ये नीचे वाला छोटा है तो पूरा वाला बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई बाई 2, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 e raised to the power I pi by 2। दैट मीन्स ये हो जाएगा e raised to the I pi by 2 मीन्स cos pi by 2 प्लस I sin pi by 2 और sin pi by 2 1, तो यहाँ पे 2y। बस इतना सा एकदम ब्रीफली मैंने बताया, यहाँ पे हो गया ब्रीफ डिस्कशन। ठीक है ना, ब्रीफ। मेरा टारगेट था इसको रिकॉल करवाना बस, बाकी सोल्यूशन तो मैंने करवा के रखे, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तुम चाहो तो जल्दी जल्दी देखने के लिए यूट्यूब पे चले जाओ, सर्च करो, डिटेल में मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो आज के सेशन में किसी को कोई डाउट है तो डाउट बता दो, डाउट नहीं है तो नो डाउट बता दो, और सेशन में मजा आया नहीं है वो भी बता दो। ठीक है, फटाफट से बाकी इसका सोल्यूशन मुझे चाहिए तो तुम व्हाट्सअप कर देना स्क्रीनशॉट लेके, तो मैं सोल्यूशन भेज देंगे। ठीक है, मैं अवेलेबल रहेंगे तो मैं भेज देंगे, टीम अवेलेबल रहेगा तो टीम भेज देगा। ठीक है ना, तो इसीलिए तुम क्या करना, जो भी अवेलेबल रहेगा तुम क्या करना, पिक्चर खींच के तुम इसका जो है मतलब सोल्यूशन के लिए बोलना, पिक्चर खींच के, ताकि क्या होगा कि जल्दी मतलब ढूंढ पाए हमारी टीम। ठीक है, और मैं अवेलेबल रहेंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं, तो मैं मेरे को तो याद ही है। ठीक है, बाकी यदि टीम अवेलेबल है तो ये सोल्यूशन का लिंक भेज देगा, या फिर यूट्यूब में जाके सर्च करो मिल जाएगा डिटेल में। जस्ट इसको स्लाइड में लेने का मकसद यही था कि मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल का जो जनरलाइज वर्जन है उसको देखना भूलना मत। इज इट क्लियर? अच्छा, ग्रुप में शेयर कर दियो विकास, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो रियल का एक सेशन में जल्दी लेके आएंगे, तो पढ़ते रहो, ज्यादा टाइम में नहीं लेंगे तुम लोगों को। 1 and 30 मिनट्स हो गया, 1 hour and 30 मिनट्स। मैक्सिमम टाइम खुद के रिविजन रिविजन के ऊपर दो, जितना संभव है खुद के रिविजन के ऊपर दो। ठीक है ना, और ऐसे ही 1-1.5 घंटे ऐसे ही मतलब कभी कभी मैं ऐसे ही सेशन लेके आएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको ज्वाइन कर लेना। चलो, पढ़ते रहो, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।